नमस्कार दोस्तों, डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों आज बात करेंगे मोदी सर के 3 साल, जी हां, तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होना, यानी मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर क्या है विदेश नीति की चुनौतियां। जी हां, मोदी 3.0 गवर्नमेंट को 1 साल पूरा हो गया है। 9 जून से 9 जून हो चुका है। तो क्या रही हैं पिछले 1 साल की विदेश नीति चुनौतियां? 1 साल में देश ने क्या देखा है, क्या बदलाव ग्लोबल स्केल पर, और क्या सीमा विवाद हमको देखने को मिल रहे हैं, बात करेंगे सब पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस क्लास में। बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस इन लास्ट 1 ईयर। बात करें अगर जब मोदी साहब तीसरी सत्ता में आए थे तो क्या क्या हो रहा था। उस समय बाइडन ट्रंप को चुनौती दे रहे थे, राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में होने थे। अमेरिका के अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ बना हुआ था। 4 सालों से गालवान घाटी क्लैश के बाद से चीन से कोई बातचीत नहीं थी। शेख हसीना 16 साल सत्ता में थी, चुनाव जीत गई थी, 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गई थी इस देश की। वो सर्वोच्च नेता थी इस देश की। एक प्रकार से वो शेख हसीना का कार्यकाल अच्छा जा रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ संबंध में कोई नयापन तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अंदरून में वहां पर सेना और नई कोलिशन गवर्नमेंट मिल रही थी, जहां मुस्लिम लीग और पीपीपी मिलकर सत्ता बना रही थी। जी हां, मिलिट्री का सपोर्ट था, इमरान खान को हटा दिया गया था। 1 साल पहले स्थितियां ये थी। 1 साल में बहुत कुछ बदला दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों 1 साल के पहले हम तक देखें तो पाकिस्तान ने 2019 के बाद भारत पे कोई मेजर टेरर स्ट्राइक नहीं किया था, बड़ा हमला नहीं किया था। जी हाँ, 16 का उरी हो या 19 का पुलवामा हो, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान ने कोई मेजर स्ट्राइक इंडिया पे नहीं किया था। आतंकवाद को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ 4-5 चीजें थी जो को ध्यान रखना है 1 साल का कार्यकाल चेंज करते समय। क्या क्या हुआ पिछले 1 साल में दोस्तों बड़े स्केल पर? ट्रंप वापस आए सत्ता में, और उनका आना ही काफी था अपने आप में। भारत चीन की दोस्ती के स्वर फिर बजने लगे, भूल गए लोग गालवान घाटी को। शेख हसीना 16 साल में सत्ता में थी, लेकिन एकाएक स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और उनको देश से भागना पड़ता है। और पाकिस्तान जो 2019 के बाद से कोई हमला नहीं कर रहा था, पहलगाम समेत कई हमले करता है भारत में, और पहलगाम हमले ने पूरे देश को, दुनिया को हिला कर रख दिया। तो बात करेंगे दोस्तों इन चारों संबंधों की हम लोग, पिछले 1 साल में क्या हुआ है। पहले बात ट्रंप की। तो ट्रंप सत्ता में आए, कहा गया डिस्टर्बर हैं, हर चीज को डिस्टर्ब करने वाले हैं। दोस्तों डिस्टर्ब किया भी इन्होंने बड़े स्केल पर। कहीं ना कहीं इन्होंने विश्व को अनिश्चितता में डाला, कोई दो राय नहीं है। अनिश्चितता में कैसे डाला ट्रंप को उन्होंने? तो इनकी टैरिफ पॉलिसी दोस्तों, जी हाँ, टैरिफ पॉलिसी, जिन्होंने लिबरेशन डे कहा अमेरिका का, दुनिया के हर देश पर हैवी टैरिफ लगाए इन्होंने। यहाँ पर टैरिफ को बढ़ा दिया गया रातों रात, यहाँ पर ट्रेड मार्केट को हिला के रख दिया। इंडिया को मजबूर किया कि आप मुझसे ट्रेड डील साइन करें। जी हाँ, ट्रेड समझौते पे साइन करें। ये बात निकल के आती है भारत और अमेरिका के बीच। तो एक मुद्दा था, 1 साल में ट्रेड डील पर चर्चा शुरू हुई अमेरिका के साथ। अमेरिका ने वहां की यूनिवर्सिटी पे नकेल कसी, विदेशी छात्रों को पढ़ने से रोका। हार्वर्ड हो चाहे कोलंबिया हो, पढ़ने से रोका विदेशी छात्रों को। लगभग 3.3 लाख भारतीय छात्रों का विश्व अधर में आ गया, अनिश्चितता में आ गया दोस्तों ट्रंप के आने के बाद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या वो रही। अमेरिका में ट्रंप ने इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने का प्रयास किया। उनकी उनकी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी था कि लोगों को बाहर निकालेंगे देश सत्ता में आने के बाद। और सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर उन्होंने प्लेन भर भर के लोगों को बाहर निकाला। और ऑफ कोर्स प्लेन इंडिया में लैंड हुए दोस्तों, जब ने देखा पैरों में जंजीर बांध के भारत लाया गया था इन लोगों को, जो इलीगल रूट से, डुमकी रूट से अमेरिका पहुंच चुके थे। जी हाँ, तो इन लोगों को देश वापस भेजा गया अमेरिका द्वारा। तो कहीं ना कहीं भारत के सामने बड़ी चुनौतियां थी, इलीगल डिपोर्टेशंस की, स्टूडेंट्स की, या ट्रेड डील की। भारत डील कर रहा है, चुनौतियां हैं भारत के सामने। अब इस समय अगला साल देखने वाला होगा कि मोदी साहब क्या डील करते हैं इन सब बातों से। दूसरे देश पे आते हैं, चाइना, पड़ोसी हमारा। बात करें लद्दाख में चुनौतियां बनी हुई थी 4 सालों से। पिछले 4 सालों से लगातार हम देख रहे हैं चुनौतियां बनी है लद्दाख के अंदर। लेकिन इस साल एक बड़ा अपडेट आया। चीन ने 2 मोर्चों पर, डेस्पांग प्लेन और दामचौक, ये 2 जो इलाके हैं जहां पिछले बस 4.5 सालों से सेना आमने सामने खड़ी हुई थी, यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां जो कन्फ्रंटेशन था वो डिसएंगेज हो गया। सेनाओं ने बातचीत की, सेनाओं में सहमति बनी डेप्सांग और दामचौक पे, जिससे पेट्रोलिंग दोबारा शुरू हो पाई, गश्त लगाना दोबारा शुरू हो पाया। जी हाँ, तो गश्ती दोबारा शुरू हो गई है, दोबारा बातचीत चल रही है बेहतर ढंग से। यानी कुछ हद तक चाइना बॉर्डर पर एक्सलेशन को कम करने का प्रयास किया गया। इसके बाद हम देखते हैं 22 अक्टूबर 2024 को दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कजान शहर में मिलते हैं, जहां ब्रिक्स का समिट था। वहां मिलते हैं कजान शहर में, और कहीं ना कहीं संबंधों को नॉर्मलाइज करने का प्रयास या बातचीत की जाती है। बातचीत नॉर्मलाइज करने के प्रयासों में क्या क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पर। जहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर शुरू की गई। फ्लाइट्स को, या डायरेक्ट फ्लाइट जो चीन और भारत को जोड़ती है, उनमें बातचीत शुरू हो चुकी है। संभवतः
जल्द ही दोनों देशों की बीच डायरेक्ट फ्लाइट ऑन कर दी जाएंगी। रिवर डेटा को लेकर सहमति बन रही है कि नदियों पर जानकारी साझा की जाएगी, खासकर ब्रह्मपुत्रा पर। वीजा जो भारतीय छात्रों को या भारतीयों को नहीं मिल रहे थे या चाइनीज लोगों को भारत में नहीं मिल रहे थे, वीजा रिमूव का प्रोसेस हटाया गया, वीजा मिलना आसान होगा और एक दूसरे के देश में जर्नलिस्ट का जाना आसान हो पाए। तो कहीं ना कहीं संबंधों को नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी चुनौती है। क्यों? अभी भी देश के 50,000 सैनिक दोस्तों हमारे खड़े हैं बर्फीली वादियों में, जहां पर आमना सामना चीन के साथ डायरेक्ट हो रहा है। जी हाँ, तो भारत और चीन के लगभग बड़ी सेना अभी भी लद्दाख से लेकर ईस्टर्न लद्दाख फ्रंट पे खड़ी हुई है, जहां डीएस्केलेशन, डी-इंडक्शन होना बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां यहां भी हैं। अब अगला साल देखने वाला होगा कि कैसे हम डील करते हैं चुनौतियों को। तीसरा एस्पेक्ट दोस्तों आते हैं, वो है बांग्लादेश हमारे लिए। बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ दोस्तों, इसके भारत के इंप्लीकेशन भारत पे पड़े कहीं ना कहीं। क्या हुआ बात करें आपके साथ, तो सब जानते हैं। अगस्त महीने तक आते आते बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहा था। वहां के स्टूडेंट, वहां के एक्टिविस्ट मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां की सरकार कोलैप्स हो गई लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, 16 साल सत्ता में रहने के बाद सरकार को हटना पड़ा वहां से। शेख हसीना का पतन होता है और वो देश छोड़कर भाग के आती हैं भारत। भारत में उनको शरण दी गई, भारत में उनको पॉलिटिकल एज़िलम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में लास्ट ईयर 5 अगस्त 2024 से वो भारत में है, लगभग 1 साल से लगातार बांग्लादेश मांग रहा है इनको वापस किया जाए। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश में एक समस्या और रही, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आते हैं, इनको इंटरिम गवर्नमेंट का हैंड बनाया जाता है। इनके साथ कई चरमपंथी संगठन जुड़े हैं, इनके साथ अवसरवादी जुड़े हैं जो अवसर को बनाना चाहते हैं, और वो लगातार शेख हसीना के जो एक शासन था, उनकी जो लेजेसी थी, उसे खत्म करना चाहते हैं। उस लेजेसी में था शेख हसीना के साथ वहां का माइनॉरिटी और हिंदू वोटर। तो वहां का हिंदू वोटर शेख हसीना को वोट करता था, जिस कारण वहां पर इस्लामिस्ट का अटैक किस पर हो रहा है, वहां की माइनॉरिटीज पर, स्पेशली हिंदूज पर। जी हाँ, इससे भारत ने प्रवोक हुआ भारत, और भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की शेख हसीना की जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार से। तो ऑफकोर्स बांग्लादेश संबंधों में खराबी रही, शेख हसीना का जाना, उसके बाद हिंदुओं पर अटैक होना, और कहीं ना कहीं तीसरी बात, मोहम्मद यूनुस लगातार चाइनीज कार्ड खेल रहे हैं, चीन के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। वो बात करें J-10C विमान खरीदने की बात कर रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की बात कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट कितना कमजोर है वो बता चुके हैं भारत के लिए। वो मांग कर रहे हैं शेख हसीना को सौंपा जाए भारत द्वारा बांग्लादेश को। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिटिक्स है वो भारत के लिए मुश्किलें, चुनौतियां पैदा करती हुई दिख रही हैं। तो भारत क्या कर रहा है, भारत वॉच, वेट एंड वॉच में हम लोग, हम नजर बना के रखे हैं दोस्तों। हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व नजर क्या बना के बैठा है कि चुनाव होने दीजिए। जी हाँ, अप्रैल 2026 में यहाँ चुनाव संभावित है, यहाँ तक हो जाए 1 साल में, और चुनावों के बाद जो नई सरकार आएगी, कोई भी सरकार आए, वहां पर सरकार का अस्तित्व, भविष्य क्या होगा, उसके बाद हम बांग्लादेश को एंगेज करेंगे डिफरेंट मैटर्स में। तो मुझे लगता है कि सरकार वेट एंड वॉच के मूड में है, और वो शायद वो कर भी रही है। चौथा फ्रंट है दोस्तों हमारे पिछले 1 साल में, वो है पाकिस्तान। जी हाँ, ब्लड हो या सिंदूर, दोनों का लाल रंग, भारत ने कहा ये रेड लाइन है भारत के लिए, ना ब्लड सहेंगे ना सिंदूर को गायब होता देखेंगे भारत में हम लोग। जी हाँ, तो भारत ने पहलगाम आतंकी हमला होता है भारत के ऊपर, उसके बाद भारत ने कई एक्शन लिए। इंडस वाटर ट्रीटी को आप जानते हैं सस्पेंड कर दिया गया, सभी प्रकार के वीजा कैंसिल कर दिए गए, जो इंडिया में रह रहे थे उनको निकाल दिया गया बाहर, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया गया देश के यहाँ से, और फाइनली मिलिट्री स्ट्राइक की ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया रेड लाइन इन ब्लड, ऑपरेशन सिंदूर हमने अंजाम दिया, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को नष्ट किया। लेकिन चुनौती वही है, ऑपरेशन सिंदूर कहा भारत ने कि न्यू नॉर्मल है हमारा, ये अब ऐसा होता रहेगा, ये पूरा हुआ नहीं है, ये घटना जब भी आतंकवादी हमला होगा भारत पर, सिंदूर फिर से जागेगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चुनौती रहेगी अगले 1 साल, अगले कुछ सालों में, क्या पाकिस्तानी हर आतंकी हमले का जवाब सिंदूर जैसी स्ट्राइक से दिया जाएगा, या कुछ और डिप्लोमेटिक प्रयास भी करेगा भारत यहाँ पर। तो कुल मिलाकर चीन हो, अमेरिका हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग हैं, तो भारत की डिप्लोमेटिक क्षमता क्या रहेगी, कैसे इनसे निपटेगा भारत, चुनौती रहेगी अगले 1 साल में। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा भारत की चुनौतियां, ये था चुनौतियां, सरकार रिस्पॉन्स क्या करती है, सरकार कैसे कंट्रोल करती है, उस समय की बात है, लेकिन हाल फिलहाल चुनौतियां आपके सामने हैं। कैसा लगा बताइए दोस्तों, लेक्चर कमेंट बॉक्स में हमको आकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे वीडियोस पर, जिससे मालूम पड़ पाया दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगते हैं। जुड़िए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।